नमस्कार। आज 2 फरवरी सन 2022 दिन बुधवार, जिला गौतम बुद्ध नगर तहसील दादरी विकासखंड बिसरख शहर नोएडा की पावन भूमि से मैं मन संचालक डॉक्टर अतुल चौधरी नोएडा खबर .com से एवं इंसाइक्लोपीडिया नोएडा वरिष्ठ पत्रकार श्री विनोद शर्मा जी नोएडा खबर के तमाम पाठकों, श्रोताओं एवं दर्शकों का नंदन वंदन और अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने आज अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस सभा को कृतार्थ अलंकृत किया है। आज जिस विषय पर चर्चा करने हेतु हमारे साथ गणमान्य अतिथि जुड़ी हैं, उस विषय का नाम है चुनावी बिसात विनोद शर्मा जी के साथ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये 17वीं विधानसभा खत्म होने वाली है उत्तर प्रदेश में और 18वीं विधानसभा आरंभ होगी। तो ये 17 सीरीज यानी 17 एपिसोड की सीरीज है और आज उसी कड़ी में हम 10वें एपिसोड में हमारे साथ आज की गणमान्य अतिथि हैं आदरणीय श्रीमती विमलेश शर्मा जी, पूर्व प्रधान निठारी एवं विलेज केयर फाउंडेशन की माननीय अध्यक्ष। विमलेश जी, आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार सर। और मैं अब हैंड ओवर करता हूं आदरणीय विनोद शर्मा जी पे, वे प्रश्नावली आरंभ करें। ओवर टू यू सर। धन्यवाद अतुल जी। आपका विमलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया आज इस गंभीर विषय पर बात करने के लिए। 2022 का चुनाव प्रचार चल रहा है और प्रत्याशी सबके पास पहुंच रहे हैं। ऐसे समय में हम उन समस्याओं पर डिस्कस करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं जो आम आदमी के मन में है और हमें चाहते हैं कि प्रत्याशी तक भी वो बात पहुंचे। जब प्रत्याशी आपके पास आए तो आप उन्हें वो मुद्दे बताएं और आपके द्वारा वो मुद्दे जो बन रहे हैं वो एक तरीके से जनता का चुनाव घोषणा पत्र है। प्रत्याशी अपना घोषणा पत्र बनाते हैं, लेकिन हम जनता का घोषणा पत्र बना रहे हैं इसके जरिए कि बहुत से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो प्रत्याशियों के दिमाग में नहीं है, लेकिन जनता से जोड़ के जो मुद्दे तैयार होंगे तो वो ऐसे मुद्दे होंगे जो हर एक प्रत्याशी के दिमाग में है। और हमने इस प्लेटफॉर्म पर अभी तक कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और साथ साथ बीजेपी के पंकज सिंह से भी बात की है हमने। केवल सपा के नहीं आ पाए हैं और कोशिश कर रहे हैं हम उनसे भी बात हो पाएगी, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम समस्याओं को लेकर आए। सबसे बड़ा सवाल यह है मेरा कि आप निठारी गांव की प्रधान रही हैं और आपके सामने प्रधानी समाप्त हो गई, तो गांव के लोगों को प्रधानी के रहते जो अधिकार मिल रहे थे, जो उनको सुविधाएं मिल रही थी, और अब ना रहने से जो असुविधा हो रही है वो क्या है, वो जरूर बताइए हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को। नमस्कार विनोद शर्मा जी, सबसे पहले तो नोएडा खबर .com का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम इस शहर के कुछ मुद्दों को आपके साथ साझा कर सके। तो आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली, जो मेरे मन में पहले से ही था कि मैं इस विषय को जरूर आपके सामने उठाऊंगी। कि जो मेरे समय था, जो प्रधानी का कार्यकाल था हमारा 2010 से 2015 का, वो इस क्षेत्र के लिए आखिरी प्रधानी का कार्यकाल बना। 2015 में यहाँ पर प्रधानी समाप्त हो गई। तो जो यहाँ पर स्थानीय प्रतिनिधित्व होता था, वो उस समय जितनी भी सरकारी योजनाएं होती थी और या लोगों की जो समस्याएं होती थी, तो हम और प्रशासन के बीच में, हम जनता और प्रशासन के बीच में हम एक पुल का कार्य करते थे। जैसे मैं उदाहरण के लिए थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि गांव में जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र दोनों के लिए प्रधान के द्वारा सर्टिफाई कर दिया जाता था और जो ब्लॉक से सेक्रेटरी हैं वो उनका प्रमाण पत्र जारी कर देते थे। तो लोगों को, गांव के लोगों को कहीं भी इस विषय पे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं थी। आज के समय में यह समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि इस बात को लेकर के मैंने कई बार अपने जो यहाँ जिलाधिकारी हैं उनसे भी कई बार मीटिंग की है और उनके संज्ञान में लेकर आई हूँ, लेकिन आज तक भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। दूसरा, जो योजनाएं आती हैं सरकार की तरफ से, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो जिला स्तर पर आती हैं और प्रशासनिक दखल के बाद वो गांवों तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन आज के क्षेत्र में, आज के समय में इसको शहरी क्षेत्र घोषित तो कर दिया, लेकिन शहरी क्षेत्र की तरह से यहाँ पर कोई भी सुविधाएं नहीं दी गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत आई है, एक इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई है कि गांव में रहने वाला व्यक्ति वो कैसे करे अपने अधिकारों के लिए या अपने कार्यों के लिए, किसका मुंह देखे, किसके पास जाए। 5 साल समाप्त होने के बाद भी आज तक इस समस्या का कोई निराकरण नहीं निकाला है। हमने अपने जनप्रतिनिधि से भी मिलकर के पिछली बार ये कहा था, लेकिन इस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। मेरे ख्याल से शायद किसी भी प्रत्याशी का ध्यान अभी भी नहीं है इस समस्या की तरफ। ये आज का एक मुद्दा है बहुत बड़ा। जी
हाँ, तो हमारा उद्देश्य यही था कि ऐसे मुद्दे जो अनछुए हैं और जिनके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं करता और आम आदमी का वो दर्द है, जी, उसमें एक मुद्दा ये भी है कि गाँवों में जितने भी स्कूल खुले हुए हैं, प्राइमरी स्कूल है, उनमें ग्राम प्रधान उस स्कूल की समिति का अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष उस होते हैं। गाँव के स्कूल के विकास की रूपरेखा जो तय होती है, वो उसके ज़रिए तय होती है। तो इन दिनों में वो कैसा हो रहा है और तब पहले कैसा होता था? अब दोनों में अंतर बताइए? विनोद शर्मा जी, मैं अपने पूरे कार्यकाल में स्कूल से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी। शिक्षा हुँ, मेरा प्रिय विषय रहा है और आज हुँ, भी मैं ये जानती हूँ कि अगर देश का विकास करना है हमें, तो शिक्षा उसकी सबसे पहली सीढ़ी होती है। यदि शिक्षित है हमारा देश, तो हमारा देश अवश्य उन्नति करेगा। तो जिस समय हमारा कार्यकाल था, तो मैं लगातार विद्यालय से जुड़ी रही। विद्यालय में अनेक प्रकार के कार्यक्रम शुरू हुए। मैं एक बहुत छोटा-सा उदाहरण आपको देती हूँ कि विद्यालय में कंप्यूटर कक्षाएँ बहुत पहले शुरू हो गई थी 2010 से पहले। संसाधन हुँ, सारे रखे हुए थे, लेकिन हुँ, कक्षाएँ नहीं होती थी। जब मैं गई मैंने पूछा प्रधानाचार्य से कि मैम क्या कंप्यूटर एजुकेशन आप देते हैं बच्चों को? कहने लगी कि मैम तैयारी तो है लेकिन हम दे नहीं पाते। हमने कहा क्यों नहीं दे पाते आप? तो कहने लगे कि स्कूल की बिजली कटी हुई है। तो हुँ, स्कूल की बिजली क्यों कटी हुई है? तो उनके पास हुँ, कोई जवाब नहीं था इस चीज़ का। कहने लगे कि हमारे पास बजट में कोई पैसा नहीं आता बिजली के बिल जमा करने के लिए और विभाग इस पर ध्यान नहीं देता। तो शर्मा हुँ, जी, मैं इस विषय को लेकर के मैं पहले बेसिक शिक्षा अधिकारी को मिली, उसके बाद मैं हुँ, जिलाधिकारी को मिली और आप यकीन मानिए कि उस समय में मेरे इस प्रयास से पूरे के पूरे क्षेत्र के स्कूलों के जो बिजली के बिल बकाया थे, बहुत बड़े बिल थे वो, सभी स्कूलों के इकट्ठे हो गए थे, वो बिल जमा हुए और उस समय हमने कंप्यूटर क्लासेस वहाँ पर शुरू कराई। आज की व्यवस्था हुँ, क्या है? मुझे इस बारे में अभी इतना नहीं पता कि वहाँ पर आज बिजली की व्यवस्था उन्होंने संपूर्ण कर दी है या नहीं। सोलर भी, लाइट भी लगाई गई इसीलिए कि बच्चों की व्यवस्था जो चल रही थी कंप्यूटर एजुकेशन की, वो लगातार चलती रहे। लेकिन बाद में अब हुँ, इस तरह का वो हो गया है कि यदि हम बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात कहें भी अपनी, तो क्योंकि हमारा कोई अधिकार नहीं रह गया है, तो वो उस बात को हुँ, उतनी गंभीरता से नहीं लेते। तो ये एक बहुत बड़ी हुँ, समस्या है। आज के समय हुँ, मैंने कहा ना जैसे कि जो पुल था, शासन और जनता के बीच का जो पुल था, वो टूट गया है। और हमारी हुँ, सबसे बड़ी माँग भी इस समय यही है अब के चुनावों में कि यहाँ पर स्थानीय रूप से अगर ग्राम पंचायतें नहीं हो सकती तो हमारी कोई जिद नहीं है कि ग्राम पंचायतें ही हों, नगर निगम की व्यवस्था की जाए। लेकिन कोई लोकल वो प्रतिनिधित्व ना देना तो एक तरह से संविधान का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारे संविधान के हुँ, 73 और 74वें संविधान संशोधन में ये नियम है कि या तो वहाँ पर ग्राम पंचायतें होंगे, नहीं तो नगर निगम होगा या नगर पालिका होगी, हमें कुछ भी नहीं दिया जा रहा। तो ये हमारा हुँ। एक बहुत बड़ा हमारे लिए ड्रॉबैक है इस क्षेत्र के लिए। जी, अच्छा, जैसे गाँव में जो व्यवस्थाएँ होती हैं उनमें कहीं वृद्धावस्था पेंशन है, कहीं विधवा पेंशन है, कहीं पे और जी। भी विकलांगों के लिए उनके सर्टिफिकेट वगैरह हैं। तो अब इन दिनों में क्या हो रहा है, उनको क्या मिल पा रहे हैं या उनके लिए क्या है? अब जैसे आपने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का बोला, तो आज की जी। डेट में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ बनते हैं? और आपके सेक्टर में जो लोग रहते हैं सामने वाले में, उनके लिए कहाँ बनते हैं? वो क्या व्यवस्था है? हाँ, बिल्कुल, ये मेरे पास चिट्ठी भी है, मैंने थोड़ी-सी वो क कर दी, कमी कर दी, मैं आपको वो दिखा सकती थी। मेरे पास वो चिट्ठी है जो हमने जिलाधिकारी को लिखी थी और जिलाधिकारी ने उसको प्रेषित कर दिया था सीएमओ को और आज तक हुँ, वो उसी अवस्था में पड़ी हुई है। सेक्टर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र उस सेक्टर के अध्यक्ष के लिखने मात्र से ही और सेक्टर 39 में बन जाता है। और हुँ, गाँव में यह व्यवस्था नहीं है, उसके लिए उनको बिसरक जाना पड़ता है। हमारे क्षेत्र के सभी लोगों को बिसरक क्योंकि हमारा ब्लॉक लगता है, तो बिसरक हुँ, जाना पड़ता है आज भी और मैंने यही बात लिखी थी कि हम गाँव वालों ने अपनी ज़मीनें दी, नोएडा का निर्माण हुआ उसके बाद और हम ही लोगों को इतनी समस्याएँ, तो क्योंकि कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। जैसे गाँवों में हुँ, भी अब आरडब्ल्यूए की तर्ज पे बहुत सी जगह ग्राम विकास समितियाँ बनी हैं, हमारे गाँव में भी बनी हैं, लेकिन यदि कोई अधिकार नहीं देंगे, कोई अधिकार उसको उसको अधिकार तो नोएडा अथॉरिटी ने आरडब्ल्यूएस को भी नहीं दिए हुए हैं, लेकिन कोई उसको माने तो सही, कम से कम स्वीकार तो करे कि ये हाँ, ये गाँव के व्यक्ति हैं और इनकी ये एक समिति बनी है, तो ये किसी कार्य के लिए है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये एक समस्या है और जो आपने वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन और ये जो विधवा पेंशन की बात की, किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम जो जिला स्तर से प्रसारित होता है और गाँव के स्तर तक जाना चाहिए क्योंकि हमें गाँव ही नहीं माना जा रहा। गाँव माना नहीं जा रहा, इसलिए वहाँ हुँ, तक वो सुविधाएँ पहुँचती ही नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी हुँ। पेंशन के लिए जब मेरे पास कोई आता है, सरकार ने अपनी तरफ से ऑनलाइन कार्यक्रम किए हैं, लेकिन शर्मा जी आप समझ सकते हैं कि गाँव में कितनी संख्या होती है पढ़े-लिखे लोगों की।
बहुत कम होती है, तो उन लोगों तक वो सुविधाएं पहुंच ही नहीं पाती। जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से ये होना चाहिए, लेकिन कोई ना कोई प्रचार प्रसार करने वाला तो होना चाहिए ना, जो उनको बता सके इस चीज के बारे में। तो ये सारी सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ये बहुत बड़ा ये एक खामी है इस व्यवस्था की, और इसी के लिए जरूरी है कि यहाँ पे नगर निगम का गठन किया जाए। ये बहुत जरूरी है। जैसा आपने जिक्र किया, मुझे याद आ रहा है कि 2004 तक जी गांवों के भी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नोएडा प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग में बनते थे। डॉक्टर अशोक मिश्रा जो हेल्थ अफसर थे, उनके जी कार्यालय जब सेक्टर 15 में था, तो वहां मैंने बहुत सारे लोगों की बनवाई भी और मैंने देखा वहां बनाने की व्यवस्था थी। तो ऐसी व्यवस्था अब क्यों नहीं हो सकती है? नोएडा क्षेत्र तो के वो नोएडा में बने, ग्रेट नोएडा के ग्रेट नोएडा में बने, इस शर्मा तरह जी की वो व्यवस्था व्यवस्था। अब आपके जी सामने जो प्रत्याशी आ रहे हैं, हाँ आप जी, इन मुद्दों को उनके सामने रख रहे हैं, उठा रहे हैं? बिल्कुल रख रहे हैं, बिल्कुल रख रहे हैं। मैं तो पहले से लिखित में दे चुकी हूँ सभी को, जिलाधिकारी तक भी दे चुकी हूँ, और जो भी संबंधित अधिकारी रहे हैं उनको भी दिया है। हमने अपने जो यहाँ से हमारे विधायक थे, हमने उनके सामने रखी हैं ये चीजें, लेकिन कभी हम्म, उन्होंने संज्ञान ही नहीं लिया इस चीज का कि भाई ये इस हम्म, क्षेत्र की। कहीं ना कहीं शायद मुझे ऐसा लगता रहा है कि 2010 के बाद से, 2010 से 15 तक तो पंचायतें थी, 2015 के बाद से ये मान लिया गया है कि गांवों की यहाँ पर शायद गांवों के लोगों के वोट की जरूरत नहीं है किसी को, या गांवों में जो इस तरह के लोग नहीं रहते जिनके बारे में सोचा जाए। इस तरह से हम्म, एक तरह से गांव के लोगों को बिल्कुल हाशिए पे छोड़ करके कार्य किए जा रहे हैं। तो हम्म। इस चीज का मुझे अपने प्रत्याशियों से बहुत मेरा हमेशा प्रत्याशियों से, जो भी आएंगे प्रत्याशी, मैं उनको कह भी रही हूँ और आगे आने वालों से भी कहूंगी कि हमारे मुद्दों को जो प्राथमिकता देगा, जो हमारी इन समस्याओं को, क्योंकि ये इतना बड़ा शहर है नोएडा शहर जो है, और उसमें 42 गांव है अभी, जो ऐसे हम्म। तो 81 गांव लगते हैं, लेकिन जो नोएडा शहर में आते हैं, नोएडा विधानसभा में, वो 42 गांव है शर्मा जी। उन गांवों में भी ये सारी समस्याएं जैसी की तैसी है। तो जो भी हमारा प्रतिनिधि इन समस्याओं पे काम करने की बात करेगा, हम अपनी समस्याएं तो उन तक पहुंचाएंगे। अब आगे देखते हैं कौन बात करते हैं, कौन हमें इस चीज का आश्वासन देते हैं कि हम इस कार्य को करेंगे। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा है कि कुछ गांवों ने पहल की अच्छी, और जी उनकी तरह की तर्ज अन्य गांवों में भी हो, इस पर जी भी विचार हो। जैसे बिशनपुरा गांव में बाकायदा मकान नंबर, गली नंबर पड़ गए हैं, और इस तरह की व्यवस्था से आम आदमी को ये सुविधा होती है कि वो अगर कहीं डाक आ रही है तो उसके घर तक पहुंचेगी। जी अगर कोई भी चीज है, उसके अगर आधार कार्ड भी जा रहा है, वोटर कार्ड, क्योंकि जब अगर एड्रेस नहीं होता है तो स्पीड पोस्ट वाले वहां सर्विस नहीं देते हैं। तो जी अगर जी ये मकान नंबर व्यवस्था भी लागू हो जाती है, गली नंबर व्यवस्था भी लागू हो जाती है, तो बहुत बड़ा काम है। और उसके अलावा एक स्वामित्व योजना भारत सरकार की जो है, जिसमें हर एक के उस आबादी की जगह का स्वामित्व मिलना है, उस पर भी यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। इस मुद्दे पर आप लोगों ने क्या प्रत्याशियों से, ये जो आ रहे हैं इस समय राजनीतिक दल, उन पे उनसे बात की है? शर्मा जी, अभी तक उनसे तो इस बारे में बात नहीं हुई है, लेकिन प्राधिकरण से जरूर बात हुई थी, क्योंकि सारे के सारे गांव प्राधिकरण में निहित हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा बन सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं इस चीज को, और जरूरत भी है इसकी। आज हमारे गांव में चाहे हमारे पास कितना भी बड़ा मकान हो, लेकिन अगर हम एक लोन लेना चाहें तो हमें वो नहीं मिलेगा। हम बैंक के पास उसको रख करके कोई लोन लेना चाहें, इस तरह की कोई सुविधा अगर हम लेना चाहते हैं, तो हमें बिल्कुल नहीं मिलता। ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और ये भी एक चुनावी मुद्दा, बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है इस क्षेत्र के लिए, कि इतनी बड़ी जो गांवों में जो गांवों की जो संपत्तियां हैं, जो प्राधिकरण में निहित तो हो गई, लेकिन प्राधिकरण की तरफ से या सरकार की तरफ से उनको कोई स्वामित्व वाला नंबर नहीं दिया जा रहा है। और इसकी वजह से यही इनको एक तरह से कई बार कहा जाता है प्रॉपर्टी डीलर्स के द्वारा कि वो ब्लैक एरिया है। तो इस तरह की भी बात की जाती है। तो यदि ये वाला एक जो इशू आता है, इसको चुनावी मुद्दा बनाया जाता है, तो ये इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा विकास की राह में एक बहुत बड़ा कदम भी होगा ये, ऐसा कुछ किया जाता है तो। अच्छा, आपने खेल के क्षेत्र में भी कुछ संस्था बनाई है और उसमें काम किया है, जी और शर्मा जी। नोएडा में खास तौर पर नोएडा के जो गांव हैं, उनमें कोई खेल के मैदान नहीं है। अमूमन जी कुछ सेक्टरों में जिम बना दिए गए हैं, लेकिन जिनके जैसे अब हमारा सेक्टर 22 के गांव है चौड़ा रघुनाथपुर, उसके साथ में स्टेडियम है। उस जी स्टेडियम में वहां के ग्रामीण बच्चों को अगर निःशुल्क सुविधा मिले, और इसी तरह के स्पोर्ट्स की फैसिलिटी पूरे शहर में अलग अलग पॉकेट में बनाई जाए, तो ये बहुत बड़ी सुविधा होगी उन बच्चों के लिए जो खेल की प्रतिभा में हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए खेल के मैदान नहीं है, खेल की सुविधाएं नहीं है। इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, जो प्रत्याशी आ रहे हैं, या जो इस तरह के मुद्दे आपको रखना है?
शर्मा जी, खेल के क्षेत्र में यदि कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी यदि खेल के क्षेत्र में आगे आता है तो उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास दोनों ही होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और ये होना भी चाहिए सभी की तरफ से। पूरे नोएडा में अभी तक एक स्टेडियम बना हुआ है, तो जो स्टेडियम पूरे क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। और वैसे भी उस स्टेडियम में भी इन्होंने व्यवस्था ऐसी की हुई है प्राधिकरण ने कि बड़े-बड़े जो खेलों के बड़े-बड़े कोच जैसे हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं जिनको इन्होंने वो आगे लीज पे या कैसे दिया हुआ है, उनकी व्यवस्था क्या है। आम आदमी के लिए बहुत कम स्कोप रह जाता है। आम आदमी या आम स्कूलों के बच्चे तो उनके लिए बहुत कम स्कोप रह जाता है। इसके साथ ही मेरा कहना ये भी है कि यदि एक हर 2-3 गांवों के बाद एक स्कूल, इंटर कॉलेज, जैसे ये भी एक शिक्षा से संबंधित ही है हमारा, कि पूरे के पूरे क्षेत्र में जो नोएडा का शहर है उसमें आप जानते हैं कि 2 स्कूल है मात्र, और दो स्कूल हैं जो एक पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनवाए गए थे, महामाया बालिका विद्यालय और पंचशील बालक विद्यालय, और उसके अलावा 2 इंटर कॉलेज और हैं। एक होशियारपुर वाला जो अभी 3 साल पहले बना है, वो भी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा शुरू किया गया, और एक 12 सेक्टर का पुराना स्कूल है। तो क्या हमारे पूरे क्षेत्र में जहां पर इतने लोग बाहर के रहते हैं आकर के, और जो सारा का सारा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, या मैं कहूँ उससे भी नीचे का अंडर प्रिविलेज क्लास का जो यहाँ पर जनसंख्या रहती है, उनके बच्चे कैसे जा सकते हैं इतने बड़े-बड़े स्कूलों में जो बने हैं यहाँ पर, जिनकी संख्या के आधार पर शायद यहाँ पे सरकारी स्कूलों की संख्या कम कर दी गई है। तो मेरा अपने प्रत्याशियों से ये कहना बहुत जरूरी है कि इस क्षेत्र के लिए स्कूलों की संख्या पे भी बहुत ध्यान दिया जाए। सरकारी स्कूल यहाँ पर बहुत ज्यादा बनने चाहिए, और उन्हीं स्कूलों में यदि प्राधिकरण आज ये कहे कि उसके पास उसकी संसाधनों की कमी, मतलब जगह की कमी है, तो जहां पर नए स्कूल बने, जहां पे नए स्कूल प्रस्तावित हो, उनके साथ बड़े-बड़े ग्राउंड्स बनने चाहिए, जहां पर बच्चों को खेल की सुविधाएं भी साथ में दी जाएं। ये भी एक मेरा इस बार के चुनावों के लिए विशेष मुद्दा है। अतुल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। अतुल जी, ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आपका फोकस रहता है। जी, विमलेश जी, जैसा कि आप तो हमारी पड़ोसी भी हैं, तो जी एक सवाल ये है कि मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। बहुत अच्छा विनोद जी ने स्वामित्व स्कीम के बारे में बात की। मैं भी उस पर काफी महीनों से रिसर्च कर रहा हूँ। लिडार टेक्नोलॉजी की इसमें यूज कर रहे हैं, और बड़ा ही शर्म आती है कि जब मैंने वेबसाइट पर जब देखा कि उत्तर प्रदेश के सभी राज्य, जो 28 राज्य, 8 केंद्रीय शासित प्रदेश है भारत में, उसमें उत्तर प्रदेश जी का स्वामित्व स्कीम के जो नंबर ऑफ विलेजेस हैं जिन्होंने उन्होंने कवर किया है, सबसे कम है उत्तर प्रदेश में, जबकि चुनाव वाला प्रदेश है। 4103 विधायक पूरे भारतवर्ष में हैं, और 403 विधायक, यानी पूरे भारतवर्ष के 10% विधायक केवल उत्तर प्रदेश से आते हैं। उसके बावजूद ये हाल है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने देखता हूं जो मैंने ट्विटर से नोएडा अथॉरिटी की मैडम ने, सीईओ मैडम ने ट्वीट किया कि 27 गांव में ओपन जिम केवल 28 हैं, और 51 गांव में केवल 61 बारात घर हैं। अब मैं इन पर आता हूं। मैं बारात घर पहले 11,000 की फीस थी, अब शायद 2200 या 2100 या 3100 की रखी गई है इसका स्टैंडर्ड चार्जेस। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम, क्या आप लोगों को इसकी सहूलियत है नोएडा प्राधिकरण से? क्योंकि मैंने आपका वक्तव्य सुना था लाइव, जब आपने पिछले साल आपसे हमारी मुलाकात हुई थी, तो आपने प्रखर रूप से नोएडा प्राधिकरण का विरोध किया था कि इसको नहीं होना चाहिए। और मैं भी आपका समर्थन कुछ हद तक करता हूं, या तो इसको प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए, या इसको जो हमारा 73वां संशोधन में पार्ट 9A में जो हमारा भाग है 243 जो आर्टिकल है, जो कहता है कि हम नोएडा एक ऐसा शहर है जो इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की होना संभव नहीं है। तो इसको हटाने के लिए मैं और रंजन जी भी काफी प्रयास कर रहे हैं आपके सौजन्य से। तो इस पर आपका विमलेश जी क्या कहना है कि कई प्रत्याशी यहाँ पर आएंगे और जाएंगे, और ये नोएडा को, मैं बड़ा पॉलिटिकल सवाल पूछ रहा हूँ, कि भाजपा की एक सुरक्षित सीट मानी जाती है, और मैं अगर जाति पर भी बोलूं तो ठाकुर और ब्राह्मणों की काफी जाति है यहाँ पर रहती है, तो ये सीट आराम से निकल जाती है। तो मैं भी उसी वर्ग से आता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि प्रत्याशी आपकी बात सुनेंगे? क्योंकि ये डिमांड तो हम कई वर्षों से कर रहे हैं कि 18वां नगर निगम अगर बने उत्तर प्रदेश का, तो वो नोएडा में बने। तो आपको लगता है कि यहाँ एक ऐसी विधानसभा सीट है, मुझे शर्म आ रही है बोलते हुए, कि जहां पर खुद मतदाता प्रत्याशी के घर जाके बोलते हैं कि हम आपको समर्थन देंगे? मतलब ये पहला एक मैं विधानसभा देख रहा हूं जहां पर प्रत्याशी नहीं आते मत मांगने के लिए, लोग चले जाते हैं उनके घर पर, वो हो सकता है कभी निकले ना निकले, हालांकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। ओवर टू यू मैम।
अतुल जी, आपने जहां बात आपकी खत्म करी है, मैं वहीं से बात शुरू करती हूँ कि मतदाता क्यों जा रहे हैं उनके पास, क्यों जा रहे हैं? आप खुद स्वयं संविधान के भी ज्ञाता हैं और आप इतने इस तरह से आपको चीजों की ज्ञान है। मैं ये कहूंगी क्योंकि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। हमारे पास यदि हमारा अधिकार आज है तो सिर्फ चुनाव का अधिकार है हमारे पास कि हमें किसी एक व्यक्ति को चुनना है और उस चुनने के लिए हम अपने मत का प्रयोग करते हैं। तो एक आज का समय है जिसमें हम अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं आज भी, क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा कि पूरा का पूरा जाति आधारित है ये चुनाव, और इस क्षेत्र में तो विशेषता यहाँ पे हम पूरे देश की भी बात करें, आज उत्तर प्रदेश में हमारे गृह मंत्री भी हमारे यहाँ जाकर के एक जाति विशेष के लोगों को कह रहे हैं कि भाई तुम हमारे साथ आ जाओ और ये वाला क्षेत्र ऐसा है और वो वाला क्षेत्र ऐसा है। तो इस तरह की बात अगर इतने बड़े मंच से होती है, एक गृह मंत्री के द्वारा होती है, तो ये बताइए कि ये संदेश कहाँ तक जाता है? ये संदेश तो आम जन तक जाता है ना, कि हम जाति के रूप में इकट्ठे हो जाएं और फिर कोई आराम से अपनी एक सीट निकाल के ले जाए और जो मुद्दे, जो काम के मुद्दे हैं, जो शहर की उन्नति के मुद्दे हैं, जो समाज की उन्नति के मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे कैसे रह जाएं। रही बात बारात घरों की, जो आपने मुझसे पूछा, तो सॉरी, बारात घर के लिए मैं आपको बताऊं अतुल जी कि बारात घर नोएडा प्राधिकरण ने कहीं भी इस तरह से नहीं बनाया, हमें कोई दान में बना करके नहीं दे दिए। प्रत्येक गांव की, जो आपने गांव का आंकड़ा बताया, मैं उसी की बात कर रही हूँ। प्रत्येक गांव की हजारों बीघा जमीन जो ग्राम समाज की थी वो प्राधिकरण में निहित हो गई, उसका पैसा प्राधिकरण को प्राप्त हुआ, उस वहां पर प्राधिकरण ने अपने प्लॉट बना करके बेचे, तो उसका सारा का सारा रेवेन्यू चला गया प्राधिकरण को। तो बदले में उन्होंने अगर कहीं एक या कहीं दो बरात घर बना करके दे दिए तो कोई हमारे ऊपर, उन्होंने कोई हमें दान में नहीं दिए, कोई एहसान नहीं किया। और फिर उसके स्वामित्व की बात है, मैंने तो बहुत इस मुद्दे को उठाया था कि आज भी सेक्टरों के अंदर उन्होंने आरडब्ल्यूएस को दिया हुआ है इसका अधिकार, आरडब्ल्यू उनका संचालन करती है और आरडब्ल्यू अपनी मर्जी से फीस तय करती है, जो उनकी इच्छा होती है अपनी आरडब्ल्यू की कमेटी के अनुसार। लेकिन गांवों में उन्होंने क्या किया, प्राधिकरण ने अपनी मर्जी से फीस लगा दी। वो तो हमारा आंदोलन था कि हमने अपने आंदोलन को इतना मजबूत बनाया, उनके सामने हम खड़े हो गए डट के, तो हमने फीस को कम कराया, वरना हमारा अधिकार तो उन्होंने छीन ही लिया है। पहले हम अपनी मर्जी से, हमारे को पता होता था कि हमारा बारात घर, हमारे गांव में कितने लोगों की शादी है, क्योंकि गांव में रहते हैं, गांव से सारी संबंधित चीजें हमें पता होती थी कि फला फला लोगों की यहाँ शादी है, तो हम उनको दे देते थे। आज पता ही नहीं चलता कौन आकर के बुकिंग कराता है, कहाँ की बुकिंग करा के चला जाता है। हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे गाँव का नहीं है तो इसकी बुकिंग मत करिए, क्योंकि हमारा अधिकार ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये भी हमारे लिए, कि हम जब तक हमारे पास हमारा कोई भी स्थानीय प्रतिनिधि नहीं होगा, नगर निगम या नगर पालिका नहीं बनेगी, इस क्षेत्र का पूर्ण विकास नहीं होगा। और मैं आपको बताऊं कि एक अधिकारी ने मेरे से खुले रूप से ये बात स्वीकार की कि नोएडा प्राधिकरण ही एकमात्र ऐसा प्राधिकरण है, और उसको जब बनाया गया था ना 1976 में, उसी समय ऐसी व्यवस्था कर दी गई थी कि एक ऐसे व्यक्ति को सीईओ नाम की एक पोस्ट बना दी जाए, उसको पूर्ण अधिकार दे दिया जाए, जो सीधी तरह से सीधा सीधा सरकारों का प्रतिनिधि हो, जिसके बीच में कोई बीच में तीसरा व्यक्ति नहीं। ये एक अधिकारी का वक्तव्य है, ये मेरे सामने एक अधिकारी ने वक्तव्य दिया ये, और वो उस तरह से काम करे जो सरकार चाहती है, उस काम से इतर वो कुछ और काम ना करे। तो यहाँ पे तो सरकारें यही चाहती हैं कि प्राधिकरण यहाँ पर काम कर रहा है जो, और नोएडा से जितना भी ज्यादा से ज्यादा राजस्व जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार को पहुंचता रहे, और यहाँ के जो ग्रामीण है, जिन्होंने अपनी जमीनें दी, जिन्होंने अपनी खून पसीने की जमीनें, जिससे उनको सब कुछ मिलता था, वो जमीनें प्राधिकरण को दे दी शहर बसाने के लिए, और उन गांव के निवासियों को इस तरह से छोड़ दिया जाए इस गांव। और मेरा ये मानना है कि पूरे के पूरे जो गांव हैं आज नोएडा में, वो जिस तरह से एक मखमल में एक टाट का पैबंद लगा होता है, आज गांव की स्थिति बिल्कुल उस तरह से है। यदि हम किसी समाज के किसी एक वर्ग को इस तरह से छोड़ देंगे, हम उसके विकास का ध्यान नहीं देंगे, तो ये पूरा उसी तरह से होगा कि जैसे शरीर में हमने किसी एक अंग को काट करके अलग रख दिया है, या कोई हमने एक छोटी सी फुंसी हो गई है, कोई एक छोटा सा फोड़ा हो गया और उसका जहर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा है। यदि नोएडा के गांवों के बारे में, नोएडा के गांवों को की हालत सुधारने के लिए यहाँ पर इस तरह का कोई नगर निगम या स्थानीय बॉडी नहीं बनाई गई, तो नोएडा के गांवों का विकास नहीं होगा, और बाकी का विकास भी उसके सामने बेमानी है, ये मेरा कहना है। अभी मैं 3 मुद्दे और आपके सामने रख रहा हूँ, शायद उस पर विचार नहीं किया होगा अभी तक आपने, और किसी ने भी नहीं किया। नोएडा का जब गठन हुआ, जी, किसान को मुआवजा मिला,
लेकिन जी किसान पर आधारित बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भूमिहीन थे, जी जी उनके लिए कभी कोई योजना नहीं आई आज तक भी। बिल्कुल। तो पहले ये मुद्दा भी जनप्रतिनिधियों के या चुनावों में उठने लायक है कि भूमिहीनों के लिए क्या व्यवस्था है। अब जैसे जेवर एयरपोर्ट है, जो गांव के गांव शिफ्ट हुए, तो उन गांवों में भूमिहीन लोग भी होंगे। जी किसान बिल्कुल। को मुआवजा मिला, लेकिन भूमिहीन को क्या मिला? उसको वो प्लॉट के अलावा उसको उसके अधिकार छिने, उसके जो काम धंधे वो छिने। नंबर एक। नंबर दो, जब 1976 में नोएडा बना था, तो गांवों के लिए ये था व्यवस्था कि ग्रामीण बच्चों के स्कूलों में दाखिले होंगे, उनके लिए कोटा दाखिले का फिक्स था होगा। प्रावधान। जब नौकरी की बात होगी तो नौकरी नौकरी का का भी कोटा फिक्स प्रावधान होगा। था। जी लेकिन उसको क्रियान्वित कराने के लिए हम लोगों ने एक जी सुझाव रखा है, और आपके सामने भी कोई आता है तो उस प्रस्ताव को रखिए कि जी एक एजुकेशन रजिस्टर, एक एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर नोएडा प्राधिकरण में जिलाधिकारी के यहाँ रखा जाए, जी और किसान अपने बच्चों का नाम वहां भेजे और वहां से स्कूलों में जाए। ऐसे ही जो बच्चे पढ़ लिख गए हैं, वो अपना नाम वहां दर्ज कराएं, जैसे एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर होता है, जी और जी जी वो वहां बिल्कुल। से कंपनी में भेजें। तो उस तरह की व्यवस्था होगी। हर 3 महीने में उसकी मॉनिटरिंग हो, कितने बच्चों को दाखिला हुआ, कितने लोगों को रोजगार मिला। अगर ये व्यवस्था होगी तो हमारे गांव के लोगों के लिए एक बेहतर होगा। तीसरी बात तीसरी बात यह है कि जो 2006 के बाद नोएडा में जितने भी आवासीय योजना आई है, वो बिल्डरों के हवाले कर दी गई है। जो जी जी गरीब आदमी है, जिसकी हैसियत नहीं है कुछ भी, ना तो उसके पास जमीन और ना ही उसको बनाने की क्षमता, तो सस्ते घर 10 लाख 15 लाख तक के घर बनाने की व्यवस्था कौन करेगा? पहले प्राधिकरण करता था, उसने क्यों छोड़ दिया? प्राधिकरण को जी व्यवस्था करनी चाहिए, और उसमें कोटा गांव के उन भूमिहीन लोगों के लिए रखा जाए कभी निश्चित जिनके होना लिए चाहिए। जमीन नहीं थी। तो ये मुद्दा भी है जिस पर आप आगे विचार कर सकते हैं और अपने साथ दूसरे प्रत्याशियों के साथ शेयर कर सकते हैं। जी। विनोद जी क्योंकि आप लगातार पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और आप भुक्तभोगी भी हैं। मैं ये भी कहूंगी कि आपके सामने क्योंकि यहाँ पर अधिग्रहण हुआ है भूमि का, तो आपने सब कुछ देखा है पूरा इतना लंबा समय से आप देखते आ रहे हैं, तो आपको इन सब विषयों की बड़ी गहन आपको ज्ञान है इनका, तो आप बिल्कुल सही मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन जब तक प्राधिकरण में हम लोगों का कोई भी रोल नहीं होगा, यानी कि हम लोग भी उससे संबद्ध नहीं होंगे, प्राधिकरण की जो समितियां गठित होती है, कहीं भी गांव वालों का उनमें कोई रोल ही नहीं है, तो उसी के लिए जरूरी है कि हमारे को यहाँ पर हमारा संविधान के तहत जो हमारे अधिकार हैं वो दिए जाएं। यानी कि प्राधिकरण का आप गठन समाप्त करके, प्राधिकरण को समाप्त करके यहाँ पे नगर निगम या नगर पालिका का गठन किया जाना चाहिए। जब तक जनप्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक आप अपनी बातों को उस तरह से आप मनवा ही नहीं सकते। सबसे छोटा जनप्रतिनिधि कौन है यहाँ पे? विधायक। और विधायक तक कितने लोगों की पहुंच होती है? सबसे छोटे स्तर का जो जनप्रतिनिधि है वो विधायक ही तो है यहाँ पे, उसके बाद तो कोई नहीं है ना। तो उसके उन तक तो कितने लोगों की पहुंच होती है? आपकी पहुंच हो सकती है, मेरी पहुंच हो सकती है, लेकिन एक आम आदमी की पहुंच नहीं हो सकती। तो आवश्यकता तो आज इस बात की है कि ये संदेश इस क्षेत्र से, नोएडा क्षेत्र से ये संदेश जाए सरकार को कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि की मांग का जो है, स्थानीय स्तर पे जनप्रतिनिधि की मांग का बहुत ज्यादा उसकी मांग की जा रही है, और ये एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ का आज का एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये एक मैसेज जाना चाहिए, मेरी तो ये सोच है। अच्छा, 2017 में आपने विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, जी लेकिन जी आप बीच में नामांकन में देरी हुई या कुछ क्या रहा, कोई कारण रहा? और जी जी अब आप इस बार आपने प्रयास नहीं किया? नहीं, मैंने बिल्कुल प्रयास नहीं किया। विनोद जी, मैं आपको बताऊं कि 2017 में मेरा फॉर्म बहुत अच्छे से जमा हो गया था, और जिस समय मैंने फॉर्म जमा करा, मैं बहुत आशान्वित थी इस चीज को लेकर के कि शायद, और मैंने समझा भी था कि ये जो मतलब मैं आगे आकर के कुछ कार्य करूंगी अगर मुझे मौका मिला तो। लेकिन मैंने देखा कि इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है यहाँ पर कि अगर आपको लग रहा है कि आपके सामने वाला व्यक्ति आपके कुछ हजार वोट्स ले जाएगा आपके, हैं, तो उसको उसका नामांकन ही रद्द करा दिया जाए। आपको उस बार के, आप तो पत्रकार है, आपके पास आंकड़े होंगे, आप उठा करके देखिएगा, 17 से 18 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ। क्यों रद्द हुआ? कुछ नहीं था, कोई गलतियां नहीं थी। ये कोई गलती नहीं होती है कि आपने एक या कॉलम खाली क्यों छोड़ दिया।
ये कोई गलती नहीं होती है। हमने कहा भी था कि चुनाव प्रक्रिया में भी सुधार होना चाहिए, इस तरह की चीजें जो, क्योंकि एक जो पार्टियों के होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के जो प्रत्याशी होते हैं, उनके अपने एडवोकेट होते हैं और उनका एक पूरा सिस्टम होता है और उनको ट्रेन भी किया जाता है सरकार की तरफ से। लेकिन जो अगर एक आम व्यक्ति अगर आना चाहे आगे, तो उसको तो किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं होती है। तो इसी सबसे दुखी होकर के इस बार मैंने प्रयास नहीं किया और मैंने ये सोचा कि मैं इस बार अपनी लड़ाई इस तरह से लड़ूंगी कि एक अच्छे व्यक्ति को हम लेकर के आए जो हमारे बीच में से हो और आगे के लिए हम अपने जो हमारे मुद्दे हैं उन पे हम बात करें। अच्छे अपने मुद्दे जरूर हम जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएं, अपने उम्मीदवारों तक पहुंचाएं, जिससे कि एक अच्छी सरकार बने यहाँ पर और यहाँ के लोगों को कुछ फायदा मिले। जी। एक और मेरे मन में विचार आ रहा था, शेयर किया जाए आपसे, कि जो 1976 से 97 तक के लोगों को कोई नोएडा ने कोई भूखंड नहीं दिए, 97 के बाद के लोगों को भूखंड मिले, लेकिन 76 से 97 के लोगों को ट्रांसफर चार्जेस में रॉयल्टी का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि जिन किसानों की जमीन गई वो प्राधिकरण ने आगे बेच दी। जब मालिक असली किसान है तो प्राधिकरण रॉयल्टी का जो ट्रांसफर चार्ज क्यों ले रहा है? तो शर्मा जी, ट्रांसफर चार्जेस का अधिकार जो उसमें से शेयर होना चाहिए उन किसानों का जिनकी जमीन गई है 76 से 97 के बीच में। ये भी एक मुद्दा होना चाहिए चुनाव में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अथॉरिटी को तो हर बार मिलता है ट्रांसफर चार्जेस, उस पे हर बार जितनी बार भी वो प्रॉपर्टी बिकती है ट्रांसफर चार्जेस, जबकि वो तो मूल उसकी स्वामी उसकी है नहीं, उसके स्वामी तो गांव वाले लोग थे जिनकी जमीनें थी। बिल्कुल आपका ये बहुत अच्छा है, मतलब शायद किसी ने अभी तक तो बिल्कुल सोचा भी नहीं होगा, कितनी बड़ी सोच आपने ये रखी है। और मौका मिला तो मैं अपने प्रत्याशियों को जो भी हैं आज के समय में उन तक ये बात पहुंचाऊंगी कि हमारी ये एक मांग भी है, मौका मिलता है तो मैं जरूर उनसे ये बात करूंगी। एक और जानकारी भी शेयर करते हैं कि जो बोर्ड बैठक होती है नोएडा प्राधिकरण की, उसमें जनता की भागीदारी नहीं होती है और वो अधिकारी भी कह चुके हैं। लेकिन अगर आप 1976 का अगर बोर्ड का वो दिखाएंगे, प्रस्ताव दिखाएंगे, उसमें कहीं भी IAS अधिकारी नहीं लिखा है। उसमें लिखा है कि 10 सदस्य होंगे बोर्ड में, जिसमें 5 सदस्य सरकार नामित करेगी। नामित करने का नाम क्या है, इस पर भी छानबीन होनी चाहिए कि नामित IAS होंगे कि जनता के प्रतिनिधि नामित होंगे, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। और चुनावों में ये भी बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, इस पर भी आप बताइए। जानकारी दे दी है, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दे दी। RTI डाल करके मैं इसका पूरा पूछती हूँ फिर प्राधिकरण से कि ये क्या है, और इसके बाद ही इस पे काम तो तभी हो सकता है विनोद जी जब हमें इसके बारे में पूरा पता हो। ज्यादा तो मुझे नहीं पता, जैसा आप बता रहे हैं उतना ही। मेरी जानकारी में है कि 2 बार ऐसा मौका आया है जब पब्लिक का आदमी बोर्ड का मेंबर बना और उसने डिसीजन में भागीदारी की। 2 बार ऐसा हुआ, 1978 में हुआ और एक बार तब हुआ जब अमर सिंह उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के वो थे, अच्छा, प्रभारी थे, उनके CA थे चतुर्वेदी, वो सदस्य बने थे इसके बोर्ड के। जी। तो ऐसा ठीक है, इसके मौका बारे में बार-बार आया है। जानकारी लेने का मैं भी प्रयास करूंगी इसके बारे में। ये तो विनोद जी आप तो पूरे, जैसा कि अतुल जी ने कहा, आप तो पूरे इंसाइक्लोपीडिया हैं नोएडा के, तो आपके साथ तो बैठ करके बात की जाए ना, बहुत सारी चीजें हम क्षेत्र के लिए कर सकते हैं और जो करनी चाहिए हमें बैठ करके। देखिए ये तो चुनाव का मौसम है, चुनाव का मौसम चल रहा है, चुनावी बातें तो इसमें होंगी, बहुत सारी होंगी, लेकिन फिर भी हमें तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो जो छूट जाती हैं, जो वास्तव में जनता के काम की चीजें हैं वो छूट जाती है। तो आपने जो अभी मेरे को कुछ चीजें बताई हैं, मैं उनको भी मैं कोशिश करूंगी कि अपने जो प्रत्याशी जब हमारे पास आए तो हम उनके सामने रखें। और मैं क्यों, सभी को रखनी चाहिए, जितने भी लोग हैं सभी को रखनी चाहिए, तभी तो प्रेशर बनेगा उनके ऊपर, तभी तो वो अपने मैनिफेस्टो में उसे डालने की कोशिश भी करेंगे। यदि हम कहेंगे ही नहीं तो कौन डालेगा उनको। तो मैं जरूर इस चीज के लिए प्रयास करूंगी। आपने बहुत सारी नई जानकारियां भी दी है मुझे आज, तो मैं अभी लिख लूंगी उनको, नहीं तो फिर बाद में मुझे याद नहीं रहेगा। अभी लिख करके अच्छा, जरूर एक चीज और बताइए कि आप आदर्श गांव की जो कहीं भी आसपास में, दिल्ली में भी देखते होंगे, इधर उधर देखते होंगे, अगर हम ये कहें कि 5 सुझाव क्या हो गांवों में जो व्यवस्था लागू हो, वो क्या होने चाहिए, जिस पर विचार विमर्श आगे जब भी चुनाव के बाद जो जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे उनके साथ डिस्कशन होगा उस मुद्दे पर। सबसे पहला तो गांवों के लिए जो मैं ये कहूंगी, सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि उनके जो है प्रॉपर्टी का नंबर होना चाहिए।
ये सबसे पहली चीज है। दूसरा, गांव के जो रास्ते हैं वो इतने चौड़े होने चाहिए कि यदि कोई भी अपने घर का पुनर्निर्माण करना चाह रहा है, उसका रिनोवेशन करना चाह रहा है, तो वहां तक उसके घर तक जाने का सामान पहुंचने की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। गाँव में जो सबसे बड़ी जो समस्या आती है ना, वो रास्तों को लेकर के समस्या आती है कि रास्ते छोटे हो जाते हैं। और जो जैसे नक्शा नीति है, मैं यहाँ पर नक्शा नीति का समर्थन करना चाहूंगी कि यदि वो नक्शा नीति इस तरह से बनती है कि एक जैसे घर बने, यानी कि सड़क की चौड़ाई कम ना हो और सड़क वो भवनों की ऊंचाई एक जैसी हो, तो वो भी एक आदर्श गांव की स्थिति बन सकती है उसमें। तो वहां पर स्कूल अच्छा होना चाहिए, जो सरकारी स्कूल है वो साफ सुथरा होना चाहिए, वहां पे टीचर्स रोज आने चाहिए, उनकी प्रेजेंस पूरी होनी चाहिए, व्यवस्था भी पूरी होनी चाहिए जितनी जरूरत है। और ये इस चीज से भी पता लगता है कि उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। वो एक आदर्श गांव जो है ना, हम उसको कह सकते हैं जिसमें अच्छी स्कूलों में बच्चों की संख्या अच्छी होगी। और उसके साथ साथ वहां पे पानी की का जो है, पानी जो सप्लाई होती है, भले ही वो नोएडा से होती है सप्लाई, लेकिन उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए। वहां पे सड़कों का ढांचा जो है, परंपरागत जो ढांचा है, वो सड़क कहीं ऊंची, कहीं नीची, कहीं गड्ढे, कहीं बहुत ऊंचे बना दिए किसी ने घर के। तो ये 5 चीजें मेरी तरफ से और बिजली की व्यवस्था। बिजली इस समय नोएडा में बिजली की कमी नहीं है मेरे ख्याल से, बिजली सुचारू रूप से आती है, लेकिन खंभों पे जो जाल पूरा दिखाई देता है उसको भी समाप्त किया जाना चाहिए। ये एक बिल्कुल, अच्छा गांव जो दिखेगा, वो ये 5 चीजें मेरी तरफ से होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। 2 मिनट। आपने समय दिया। अब अतुल जी, समय काफी कम रह गया है, जी। समाप्त करिए। और मेरा आपने समय दिया है, चुनावी चर्चा के दौरान बहुत महत्वपूर्ण विषय उठे, आपने भी उठाए, कुछ सुझाव हमारे भी हुए और इस पर आगे काम होगा। हाँ, अतुल जी। धन्यवाद विमलेश जी, आपने समय दिया। और जैसा कि आपको आपकी बातों से हमेशा झलकता है, और आप मेरे लिए आप व्यक्तिगत तौर पर आदर्श भी रही हैं कि एक महिला जब मुखर होकर ऐसी बात करती हैं तो वाकई उनको सुनने का और अनुसरण करने की इच्छा होती है। और मैं कुछ मुझे संशय लगता है कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जैसा कि आपने बताया, और आपको कुछ बहुत ही गुप्त तरीके से, अगर आपने ध्यान दिया हो कि पिछले साल 2021 में अप्रैल में जब पंचायती चुनाव जी उत्तर प्रदेश में हुए, तो हमारे जिले का एक विकासखंड दनकौर समाप्त कर दिया गया। ये काफी लोगों को जी, नहीं बिल्कुल पता, बिल्कुल। काफी लोगों नहीं, को नहीं समाप्त पता। हो गया, बिल्कुल ठीक करे। तो हाँ जी, समाप्त हो गया। मुझे इसमें संशय है कि हम जो नगर निगम या पंचायती चुनाव दोबारा होने की बात कर रहे हैं, शायद उसमें जनप्रतिनिधि उसमें अपनी रुचि दिखाएं। और अंतिम बात कि अच्छा होता कि अगर जनप्रतिनिधि हमारे अपने नोएडा शहर का होता, ये नहीं कि कोई बाहर से आके पैराशूट आके बैठ जाए, और जिसको कि गाँव का शायद बरोला से हरोला भी जाने का रास्ता ना पता हो। ये काफ़ी बातें उठ रही हैं, लेकिन मैं पुनः कहूँगा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। और आने वाली 10 फरवरी को विमलेश जी शायद मेरी बात समझ गई होंगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और 10 फरवरी को सभी लोगों से निवेदन है। मेरा समर्थन है, पूरा पूरा समर्थन है आपको मेरा इस विषय में कि प्रत्याशी हमारे बीच का ही होना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद विमलेश जी, आपने समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार।